हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। आज के इस सेशन में हम लोग अपने पास रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे AS12 विच इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। सर, AS12 के कौन से क्वेश्चंस हम आज की क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं? फटाक से पहले अपने पास रोड मैप लिखेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। डालेंगे आज की डेट। बेटा, जब भी आप अपने पास कोई भी काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या आप अपने नोट्स बनाते हैं, जरूर अपनी डेट और पेज नंबर रखिए और उस चीज की इंडेक्सिंग अपने पास रखिएगा, जैसा कि हम लोग आपको हमारे रेगुलर क्लासेस में भी समझाते हैं। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम अपने पास दो टिपिकल क्वेश्चंस जो हमारे AS12 के ICI मॉड्यूल में गिवन है, वन इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड अनदर इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड जो AS है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क्स के अराउंड, आपको इस AS में से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब ये दोनों क्वेश्चंस हम आज अपने पास अपनी क्लास में सॉल्व करेंगे। ये ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस है मेरे बेटे। बात समझ में आ गई? तो फटाक से रोड मैप लिख लीजिए, उसके बाद अपना मॉड्यूल निकाल लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। चलिए आइएगा AS12 पे, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। सर, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट्स वाला चैप्टर है, ये जो AS है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसको अच्छे से अपने पास प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए साथ में देखते हैं ये हमें क्या कह रहा है और समझने की कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन 9 में एक आपको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बताऊंगा जो हमने PYQs में इंस्टीट्यूट ने एक बार पब्लिश कर रखा है। तो एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर लो। कहता है, ऑन 1st of April 2011 ABC लिमिटेड रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 300 लाख फॉर एक्विजिशन ऑफ अ मशीनरी कॉस्टिंग 1500 लाख। सबसे पहले ये लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है? ग्रांट फॉर अ स्पेसिफिक एसेट। स्पेसिफिक एसेट के लिए जब भी ग्रांट आती है तो दो ट्रीटमेंट होते हैं अपने पास, फटाफट से खुद को याद कराओ। या तो एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दो या फिर उसको डेफर्ड इनकम अकाउंट में हम लोग भेज देते थे, और जैसे जैसे डेप्रीसिएशन लग रहा था वैसे वैसे प्रोपोर्शनेटली एक सिस्टमैटिक मैनर में उसको PNL में अमोर्टाइज किया जाता था। याद आ गई बात? जी हाँ सर जी। तो कह रहा है कि हमको ग्रांट मिली थी मशीन के लिए। कहता है ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो अपन ने कॉस्ट ऑफ एसेट को कम कर दिया, यानी कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट 1500 था, 1500 लाख, उसमें से हमने 300 लाख कम करके उसको 1200 पर ले आए हैं। कहता है द एसेट द लाइफ ऑफ मशीनरी इज 5 ईयर्स। अब इसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल थी। द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 20% ऑन WDV बेसिस। 5 साल की लाइफ थी, WDV बेसिस पे डेप्रिशिएशन लग रहा था। कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट इन May 2014। स्टार मार्क कर लीजिए बेटा इस बात को। ग्रांट आई कब थी? 1 April 2011 पे। अब सर यहां पर एक कॉमन एरर क्या होता है? जो बेटा ये X11 है, X1 है, इसको अपन 11 बोलते हैं सिंप्लिसिटी पर्पसेस के लिए। आप 21, 2021, 31 भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लिसिटी पर्पसेस के लिए अपने लिए ऐसे ईयर्स बना लो कि ये 1 साल हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा साल हो गया, फिर ये तीसरा साल खत्म हो गया, और फिर ये जो मई 2014 है ये कौन से ईयर में आकर बेटा फॉल करता है? 2014, 2015 में आकर फॉल करता है। यहां पर ग्रांट का रिफंड हो रहा है। ये क्यों जरूरी है कंसिडरेशन? एरर क्या होता है? आप उसको 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा के रिफंड की एंट्री पास कर देते हो, वहां पर गलती हो जाती है। फिर रिफंड हमारे पास हो रहा है 3rd ईयर के बाद 4th ईयर में जाकर। तो मई 2014 उसने लिखा है ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। आगे बोलता है हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ द ग्रांट इन द बुक्स ऑफ ABC। आप कैसे डील करेंगे? अब जब भी ऐसी कोई लाइन आती है, क्या बताया आपको क्लास में कि सबसे पहले हमने यहां पर प्रोविजन कोट करना है। जब वो बोलता है हाउ वुड यू डील विद इट, गिव योर ओपिनियन, व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हाट इज सजेस्टेड बाय AS, इन सब जगहों पे हम लोगों को अपने पास प्रोविजन कोट करना होता है। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब भी AS का क्वेश्चन आए कि हम पहले 2 लाइन का प्रोविजन कोट करें और उसके बाद अपना आंसर बना कर दें उसको। अज्यूमिंग दैट द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2014, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अब सर जी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई इसमें चैलेंज नहीं है। हमने 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, 3 साल के डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू आ रही होगी। अब देखो उन्होंने एसेट की कॉस्ट से उसको लेस किया था जब हमारे पास आया था ग्रांट। अब जब ग्रांट वापस जाएगा तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, सिंपल एकदम हो गया। एसेट की कॉस्ट में ऐड होते ही वो एसेट की कॉस्ट को बढ़ाएगा, तो डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे लगता है? ऑन द रिवाइज्ड बुक वैल्यू। यही चीज हमने प्रोविजन के फॉर्म में उसको लिख कर देनी है, दैट्स ऑल।
अब इसको थोड़ा अपन को क्या करना होता है, प्रोफेशनली फ्रेम करना होता है। जब हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं तो मैंने आपको, जो स्टूडेंट्स आई विजन के, आपको स्टैंजा मार्क करवा रखा है कि इसका ये 2 से 3 लाइनें याद कर लीजिए, जो अपन ने नोट्स में आपको दिया था। ये 2 से 3 लाइनों से आपका काम हो जाएगा, और वो 2 से 3 लाइनें आपकी मेन फ्रेमिंग बनाती है आंसर की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली जो लाइन है, दे डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन फॉर 2014, इस पे एक डिटेल डिस्कशन रहेगा, पर उस पर अभी हम लोग जो है वो वापस आएंगे। पहले जो ये वर्किंग है वो हम लोग साथ में पहले क्लास में बनाते हैं। आइएगा सर, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। देखिए जितनी मर्जी बार आप एक आंसर को रीड कर लीजिए, आई कैन गारंटी यू आप एग्जाम में जाके फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं तो सिर्फ रीड करके पास हो जाऊंगा, आप एक काम करिए, आप कोई भी PYQ उठाकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। यू वुड बी एबल टू सॉल्व ओनली 70 to 80% ऑफ द पेपर, और वो सफिशिएंट नहीं है। याद रखना इस बात को, आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे तो कहीं जाकर आपकी पासिंग की प्रोबेबिलिटी बनेगी। बात समझ में आ गई? तो स्पीड अपनी बनाने के लिए आपको लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब फर्स्ट थिंग इज, क्वेश्चन नंबर हमेशा मिडल में आना चाहिए। जैसे मैंने यहां लिख दिया इलस्ट्रेशन नंबर 9। पहली चीज आपने लिखनी है, एज पर जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS12, पहले नंबर देना है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, उसका नाम देना है। ये आपके आ गए बेटा, 1 नंबर यहां पे आ गया। मान लेते हैं 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, 1 नंबर यहां पे आपके पास आपको मिल जाएगा। एज पर AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, वेयर अ ग्रांट received for a specific asset is refundable। अगर वो मेरी रिफंडेबल हो गई है अब, then the amount refundable is either, आपको दोनों ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट or it is either added to the cost of asset or it is reduced from the balance available in deferred income account and excess if any is debited to P&L account। फुल स्टॉप। एक और लाइन यहां पे मेंशन करनी रहेगी रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने डेप्रिसिएशन को भी टच बेस किया है। उसने बोला है WDV पे 20% अपन ने डेप्रिशिएट करना है। फर्दर, कॉमा, वेयर कॉस्ट ऑफ एसेट इज इंक्रीज्ड, where cost of asset is increased, then depreciation is provided on old book value, है ना? क्या बोलते हो? depreciation is provided on revised book value। ये छोटे छोटे शब्द रहते हैं बेटा, जो एग्जामिनर आपके चेक करता है आंसर में, क्या आपने लिखा कि नहीं लिखा। बस ये आपका प्रोविजन हो गया। अब मैं लाइन छोड़ के लिखता हूं तो आपको लग रहा है सर आधे पेज पे तो प्रोविजन ही आ गया, तो हमारा तो टाइम गया। अरे 2 मिनट में, 2 मिनट लगेंगे तुमको इसको लिखने में। बात समझ में आई? अगर याद अच्छे से होगा, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, अब देखो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या होगा। ABC लिमिटेड शैल प्रोवाइड फॉलोइंग ट्रीटमेंट। अब यहां पे तुम्हारे पास तुम्हारा पर्टिकुलर्स और अमाउंट करके एक बॉक्स बना लीजिए। अब सर जी यहाँ पर जब हम बॉक्स बनाते हैं तो एक सवाल आता है, क्या हमको फॉर्मेट बनाना है? जी हाँ मेरे बच्चों, फॉर्मेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अगर आप
फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो इसके नंबर होते हैं, फिर कॉपीज ऐसी आती हैं, आंसर पूरा सही होता है पर 2 नंबर कम मिलते हैं। 8 नंबर में से लेट सपोज 6 मिले, तो बच्चा कहता है सर मेरी क्या गलती है, देखकर बताओ, मैंने तो पूरा आंसर सही किया। प्रेजेंटेशन देखो, फिर ज़रूर तुमने प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी छोड़ी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास किस दिन परचेज हुआ था, ये आ गया 1 अप्रैल 2011 पे। कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज़ इन लैक्स, 1500 लाख का आया था, माइनस यहाँ पे अपन को गवर्नमेंट ग्रांट मिली, ठीक है 300 की, तो वो यहाँ से कम होगी तो कितना बच गया बैलेंस, अब 1200 का। अब मैंने डेप्रीसिएशन लगाना है तो मैं माइनस करूँगा, ये आ गई मेरी बुक वैल्यू। अब मैंने माइनस करना है डेप्रीसिएशन। अब देखो डेप्रीसिएशन माइनस करने के 2 तरीके हैं, एक तरीका तुम्हारी बुक में गिवन है सजेस्टेड में जो तुम अपने पास देख रहे हो, और एक तरीका ये है डेप्रीसिएशन फॉर। अब इतना प्रैक्टिस एक सीए इंटर का स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुका है कि उसको बच्चों की तरह यूं लिखने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद कितना बुक वैल्यू बचा, उसके बाद कितना बुक वैल्यू बचा, उसके बाद कितना हर साल के बाद बुक वैल्यू बचा। अब तुमको अगर पता लग रहा है, कैलकुलेटर यूज करो, 1200 पे 20% डेप्रीसिएशन देना है तो फर्स्ट ईयर का 240 हो गया। क्या दिक्कत है इसके अंदर, फर्स्ट ईयर का 240 हो गया, माइनस इक्वल टू 960 मेरी रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ गई, इसका 20%, ये आ गया 192, माइनस इक्वल टू 768 वैल्यू आ गई, इसका 20%, ये आ गया 153.6, और इसका सम टोटल पकड़ेंगे हम लोग तो ये आ गया मेरे पास 585.6। तो एक एक कर कर, जैसा आपके जैसे बुक में गिवन है कि सर उन्होंने एक एक कर कर निकाल रखा है कि इसका इतना हो गया वैल्यू, इसका उतना हो गया वैल्यू, उसके बाद ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2014। अब मैं बोल 14 रहा हूं पर x4 लिख रहा हूं, आपने भी प्रैक्टिस में ऐसे ही रखना है, जब आप एग्जाम में जाएंगे वहां पर प्रॉपरली ईयर लिखा होता है, तो आप ये ना सोचिएगा कि सर वहां पे भी ऐसी x4 x1 ऐसा कुछ आएगा, जी नहीं बेटा। चलिए ये मेरी वैल्यू आ गई। अब सर यहां पर रुक जाइए 1 मिनट के लिए और जरा 1 मिनट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहां से अब मेरे पास 2 सोल्यूशन निकलते हैं बेटा। वो कहता है कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रीसिएशन फॉर 2014। अब बच्चा कहता है कि सर अप्रैल में आपकी बुक वैल्यू आ गई 1 अप्रैल को और मेरा रिफंड हो रहा है, लेट सपोज ये इसने बोला है मई 2014, तो हम मान लेते हैं कि 31 मई पर मेरा रिफंड हो रहा है, मई का पूरा महीना भी खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है, जैसा आपके बुक में भी सोल्यूशन गिवन है, कि सर सीधा 300 ऐड कर दीजिए और रिवाइज्ड बुक वैल्यू निकाल दीजिए और पूरे साल का डेप्रीसिएशन आप उस रिवाइज्ड बुक वैल्यू पे लगाइए। कहने का मतलब है, मैं आपको रजिस्टर में दिखा देता हूं। पहला जो सोल्यूशन का टाइप बोलता है, रेगुलर क्लास में हमने दोनों डिस्कस कर रखे हैं, अब दोबारा से एक बार सुन लो। सर पहला स्कूल ऑफ थॉट बोलता है 300 आप यहीं पे ऐड कर दीजिए जितना रिफंड है और आपका 914 यहां पे आ जाएगा, ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू है, डेप्रीसिएशन फॉर दिस 14-15 ईयर इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन दिस वैल्यू। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, कहते हैं जी नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, हमने अपने पास जो हमारा AS 10 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, वहां पर हमने ये पढ़ रखा है कि जितने पीरियड के लिए एसेट यूज हुआ है पहले उतने पीरियड का डेप्रीसिएशन लगेगा, फिर अगर कोई बदलाव है तो फिर उसकी एंट्री आएगी और फिर आगे के पीरियड का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि सर पहले यहां पे मैं डेप्रीसिएशन फॉर 2 मंथ्स माइनस करूंगा। अब सर सवाल ये उठता है दोनों में से करेक्ट कौन सा है और मुझे एग्जाम में कौन सा करना है, क्योंकि सर एज ऑफ नाउ मेरे को जो मेजर इंपैक्ट आने वाला है वो आने वाला है कि मैं जो एग्जाम में लिख के आऊं मेरे को नंबर मिल जाए। आपका यही इस टाइम पे थॉट है, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत पास है सर, मेरे को ये बताओ मुझे क्या करना है। बेटा दोनों सोल्यूशन करेक्ट है, जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में गिवन है वो भी करेक्ट है, जो सोल्यूशन मैं कर रहा हूं इंस्टीट्यूट ने अपने PYQ में यही सोल्यूशन दे रखा है, चाहे जैन 23 या 24 का 24 तो नहीं 23 का क्वेश्चन था, जहां पर उन्होंने ये सिमिलर
अपने पास सोल्यूशन दिया था, उन्होंने पहले 2 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करके बताया। उन्होंने कहा 2 महीने का डेप्रीसिएशन जी निकाल कर, अब इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन वहां पे आप वो करेंगे वो भी सही है, ये करेंगे ये भी सही है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा पहले 2 महीने का, इसलिए ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्लास में दे रहा हूं। पहले आप ये 2 महीने का डेप्रीसिएशन लगा दीजिए। तो 2 महीने का डेप्रीसिएशन कितना हुआ, 614.4 इंटू 20%, और इसका कंप्यूटेशन आ रहा है 20.48। इसको माइनस करके अब आप अपनी पहले बुक वैल्यू निकालिए ऑन 31 मई 2014। ठीक है, बुक वैल्यू निकल कर आई। अब मैंने अज्यूम किया है कि लास्ट डे पे ही रिफंड आया है, मेरा मई का महीना पूरा खत्म हो गया है, और ये मेरे पास मेरी बुक वैल्यू आ गई ऑन द डेट ऑफ रिफंड। इसके बाद जो मेरा रिफंड हो रहा है वो मैं ऐड बैक करूंगा ग्रांट रिफंडेड। तो अगर आप ये सोल्यूशन भी बनाकर आते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका ये वाला थॉट है तो ये आ गई रिवाइज्ड बुक वैल्यू। और यहां पर आप साथ में ही कंप्यूटेशन दे सकते हैं डेप्रीसिएशन फॉर 14, 15 पर 8 मंथ्स, ओ सॉरी 10 मंथ्स, नॉट 8 मंथ्स, 10 मंथ्स। 2 महीने का ऊपर हो गया तो बाकी 10 महीने का यहां पे आएगा। सो 893.92 इंटू 20% इंटू 10 मंथ्स। बोलिए क्या बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो सर कंप्यूटेशन आप ये दोनों दे सकते हैं, जैसा आपके मॉड्यूल में है और जैसा ये है। तो अगर आप इन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं तो उसकी क्लैरिटी भी आज हमें क्लास में मिल गई। 148.99 आ रहा है, 98। ये आपका डेप्रीसिएशन 10 मंथ्स के लिए हो जाएगा। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना होगा, दिस प्लस दिस, ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन है। ऑब्वियसली आपका आंसर डिफर करेगा अगर आप दूसरे वाले मेथड से चले, जैसे इंस्टीट्यूट ने अपना सोल्यूशन किया था। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे रिफंड सीधा 614.4 में ऐड कर दिया था और कहा था ये 914, इस वैल्यू पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन निकाल दो, विच इज टेक्निकली इनकरेक्ट। ये बात याद रखिएगा भैया। मई में जाकर अगर कोई बदलाव आया है 31 मई पे, या आप अगर बोलें तो 1 मई भी अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मैं तो 1 मई मानना चाहता हूं, तो भी 1 महीने का पहले डेप्रीसिएशन तो लोगे, जैसे मैंने भी 2 का लिया है। तो इसीलिए ये टेक्निकली इनकरेक्ट है कि सर ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन इस वैल्यू पे आ जाए। उन्होंने कहा डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड प्रोस्पेक्टिवली ओवर रेजिडुअल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, सॉरी। सो आप ये सोल्यूशन कर लीजिए एग्जाम के लिए तो भी नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसा सोल्यूशन गिवन है। आप वो सोल्यूशन कर लीजिए जो मैंने अभी भी क्लास में कराया है, तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, बिकॉज वो टेक्निकली करेक्ट है। पहले मैं 2 महीने का डेप्रीसिएशन हटा के फिर अपना ग्रांट रिफंड कर सकता हूं। तो मुझे करेक्ट बुक वैल्यू निकालने के लिए पहले ये करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो लास्ट में आप कंक्लूडिंग लाइन दे सकते हैं, देयरफॉर depreciation for 2014 and 15 would be rupees dash lakhs। और वो क्या होगा, एक तो 20.48 प्लस 148.98, इन दोनों का सम टोटल। $169.46, ये आपका डेप्रीसिएशन रहेगा पूरे साल का। बोलिए बेटा, बात समझ में आ गई है? डन हो गया, ये सोल्यूशन हमने पूरा बना लिया अपने पास। चलिए, आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, ज़रूर वीडियो को लाइक कर जाइएगा। एम करते हैं कम से कम 500 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर। हज़ारों बच्चे देखते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नई नॉलेज मिल रही है, ज़रूर से लाइक कीजिएगा। और अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए पूरे के पूरे एएस की, कि सर हर एक ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट है, रिफंड, प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर्स,
उन सब चीज़ों को समझने के लिए आप लोग हमारे रेगुलर कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट के नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर अपने पास व्हाट्सएप करके सपोर्ट भी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी और गेन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक्सेस हमारे पास बिग स्क्रीन यानी लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस, सब चीज़ें के लिए अवेलेबल है। आप हमसे बात करिए, आपको जिस डिवाइस पे एक्सेस चाहिए उस पे आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो फुल फ्लेजेड कोर्सेज के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार रेफर करिए। अब चलते हैं अपने पास इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। सर इलस्ट्रेशन नंबर 10 अब हमसे क्या बात करता है और वो अब हमें क्या सिखा रहा है, देखिएगा। कहता है ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 40 lakhs, यूजफुल लाइफ इज 4 years एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 8 lakhs। अब उसने सबसे पहले तो बोल दिया, एक सिंपली उसने रेजिडुअल वैल्यू दे दी, लाइफ दे दी, और कहा गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इज 16 lakh। शो द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ द ग्रांट इन द 3rd year एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इफ। आप बताइए कि जर्नल एंट्रीज क्या होंगी एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ अ ग्रांट। जब ग्रांट वापस जा रही है उसका जर्नल एंट्री देना है हम लोगों ने 3rd year में, इन द 3rd year, यानी 2 साल ऑलरेडी पास हो चुके हैं, डेप्रिसिएशन लग चुका है एसेट पे, एंड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट एंड इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। अब उसने दोनों हमसे क्या पूछ लिए, दोनों ही हमसे उसने ट्रीटमेंट पूछ लिए। कह रहा है अगर मान लेते हैं फर्स्ट सिनेरियो, ये कंपनी ए लिमिटेड ने ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से लेस किया था, तो अब रिफंड के टाइम पर क्या जर्नल एंट्री होगा। सिनेरियो नंबर 2, अगर कंपनी ने एसेट की कॉस्ट में से लेस नहीं किया था, उसने अपने पास डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल रखा था पैसा, तो अब जर्नल एंट्री क्या होगा। इस सिनेरियो में उसने मेरे से केस या प्रोविजन नहीं पूछा, उसने मेरे से सिंपली पूछा है कि भैया जर्नल एंट्री बता दीजिए। अब ये मान लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है मेरे पास, तो मैं यहां पे प्रोविजन लिखने में नहीं जाऊंगा। सिंपली 5 नंबर है, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अब ये जजमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना क्लासेस में बैठ के, PYQ, RTPs, MTPs, ICI मॉड्यूल, तो हमें ये बातें समझ में आती हैं किस क्वेश्चन में कितना लिखना है। ना ओवर लिखना है ना अंडर लिखना है, एप्रोप्रिएट सोल्यूशन देना है कि 5 नंबर के लिए इतना चाहिए, इतना लिख के आ रहे हैं हम लोग। यही प्रैक्टिस है जो हम अपने रेगुलर बैचेस में करते हैं। बात समझ में आई? तो इलस्ट्रेशन नंबर 10, अब सर हमने कितना सोल्यूशन उसको दे कर आना है और इसको प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहला इलस्ट्रेशन 10 पार्ट नंबर 1, मैं इसको अपने पास, ये आपको जब भी आप अपना सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, क्वेश्चन नंबर इन द मिडल अलोंग विद द पार्ट नंबर। आपने ऐसे नहीं करना कि इलस्ट्रेशन लिख के, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 5 लिख के पार्ट 1 ऐसे दे दिया और आगे चल के बस 2 पेजेस के बाद जहां से पार्ट 2 शुरू है वो ऐसे दे दिया। दिस इज रॉन्ग भाई, इतने सारे पार्ट 2 होंगे पूरे पेपर में, तुम जब लिखोगे तो तुमने ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी आ रहा है अलॉन्ग विद द पार्ट इन द ब्रैकेट। ठीक है, चलिए सर, अब अपने पास सबसे पहला हमारे पास पार्ट है, जर्नल एंट्री देनी है एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द 3rd year एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई आज की डेट में मेरा फिक्स्ड एसेट का वैल्यू क्या होगा, और ग्रांट कितनी आई थी 16 लाख रुपीस की। तो जर्नल एंट्री तो मैं बना सकता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक डेप्रीसिएशन का पॉइंट भी लिखना होता है कि फ्यूचर में अब कैसे चलने वाला है। तो फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज, अगर मैं पार्ट वाइज चल रहा हूं, या तो आप एक पेज छोड़ के अपने पास वर्किंग नोट पार्ट 1 का बना दीजिए, लाइक मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया वर्किंग नोट नंबर 1। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आ रहा है कॉस्ट ऑफ एसेट रुपीज इन लैक्स, यहाँ पे आ रहा है मेरा कॉस्ट इज 40 लाख रुपीज, माइनस मैंने कर दिया ग्रांट रिसीव्ड विच वॉज ऑफ 16 लाख रुपीज, तो मेरा बुक वैल्यू आ गया ऑफ 24 लाख रुपीज, माइनस करूंगा मैं डेप्रीसिएशन फॉर 3rd year। ठीक है, डेप्रीसिएशन फॉर 3rd year, सॉरी फॉर 2 years, नॉट 3rd year, 3rd year की तो अभी हमने निकालनी है, फॉर 2 years, 2 साल
हमने एसेट को यूज किया है, सो 24 लाख वॉज द बुक वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 8 लाख रुपीज। रेजिडुअल वैल्यू माइनस किया, लाइफ वॉज 4 ईयर्स। अब ये आएगी मेरी 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू 2 ईयर्स, 2 साल का कितना होगा, तो कितना है 16 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज 4, तो ये 8 लाख रुपीज मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 2 सालों का। तो मेरा बुक वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर दैट इज 16 लाख रुपीज। मेरा बुक वैल्यू कितना आ गया, 16 लाख रुपए। चलिए, अब सर मैं अपने पास अपनी जर्नल एंट्री पास कर सकता हूं। अब जर्नल एंट्री पास करते टाइम प्रॉपर फॉर्मेट हमको चाहिए इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अब यहां तुम नंबर कटवाते हो, जर्नल एंट्री सबको पता होगी, लेकिन 60% बच्चा ही ऐसा होगा, 50 to 60%, जो अपने पास थोड़ा सा उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करके आएगा। और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप 11th-12th में कर लीजिए, आप फाउंडेशन इंटर फाइनल में चले जाइए, या फिर आप अपने पास लेट्स सपोज आगे भी लाइफ में कभी करेंगे, प्रेजेंटेशन के बिना अगर आप कर कर आएंगे तो अकाउंटेंसी में किसी भी लेवल पे आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, ये आ गया, मैंने ऊपर लिख दिया रुपीज इन लैक्स, ऊपर मैंने मेंशन कर दिया। अब मेरा, जब मैंने ग्रांट को फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में क्रेडिट किया था, तो अब जब मैं रिफंड करूंगा तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग ग्रांट रिफंडेड, बस। सिक्सटीन लाख दैट्स ऑल। टोटल आप देना चाहें तो एक ही एंट्री है, 16। अब उसने मुझसे पूछा था जर्नल एंट्री देना है रिफंड ऑफ ग्रांट का, बट यहाँ पे मेरा डेप्रीसिएशन का मैं एक एडिशनल पॉइंट लिख कर आऊंगा, क्योंकि वो पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफाइन करता है फर्दर। पोस्ट रिफंड ऑफ ग्रांट the revised book value would be the revised book value would be रुपीज कितना होगा, देखो पहले हमारे पास 16 लाख बची हुई थी वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड में या थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, ये अपन ने वर्किंग नोट नंबर 1 में बताया है, प्लस मैं यहाँ पे जो मैं 16 लाख मैंने और रिफंड किया है वो ऐड कर दूंगा, तो मेरा बुक वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 32 लाख रुपीज। द रिवाइज्ड बुक वैल्यू वुड बी 32 लाख एंड it would be depreciated over remaining useful life of 2 years। 2 साल की मेरी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बची है, उसके ऊपर इसको डेप्रिशिएट किया जाएगा, दैट इज डेप्रीसिएशन ऑफ रुपीज कितना होगा, देखो 32 लाख माइनस 8 लाख का रेजिडुअल वैल्यू था, 2 साल का टाइम पीरियड है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 32 माइनस 8 24 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 12 लाख पर एनम का मेरा डेप्रीसिएशन ऑफ 12 लाख पर एनम आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, लिख लीजिए फटाक से। उसके बाद हम लोग अपने पास अपने नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे। अभी एक पार्ट सॉल्व हुआ है, मेरे को 2 नंबर या 2.5 नंबर अभी मिले हैं।
अब नेक्स्ट पार्ट जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा, देखिए हमेशा रिकमेंडेड होता है आप यहां से ना शुरू करें। अब जहां पे आपका ये खत्म हुआ है, आप कहेंगे सर आधा पेज बचा हुआ है, लीव दैट पेज। कोई आपके नंबर नहीं काटेगा पेज छोड़ने के या एक्स्ट्रा पेज यूज करने के। आप फ्रेश पेज से शुरू करिए, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पार्ट नंबर 2। अब यहां से एक नया बिगनिंग होना चाहिए कि अगर मैं रिफंड कर रहा हूं तो वो, अगर मेरा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में पैसा गया था तो उसके रिफंड के जर्नल एंट्री क्या होंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगा, पार्ट नंबर 2 का वर्किंग नोट। समझ में आई बात। अब ये वर्किंग नोट क्या बोलता है, ग्रांट क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। कितना क्रेडिट किया था बेटा, जितना ग्रांट आया था सारा का सारा वहीं डाल दिया था, दैट वाज 16 लाख माइनस amortized to P&L account in 2 years। अब इसका amortization कितना हुआ है 2 सालों में, ये 16 लाख है, divided by 4 years into 2 years। So balance remaining is 8 लाख रुपीस। सबसे पहले तो मैंने ये निकालना है भैया डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में कितना बैलेंस बचा होगा। क्यों, जब मैं जर्नल एंट्री करने जाऊंगा बेटा तभी तो जर्नल एंट्री कर पाऊंगा ना। पहले मेरे को यहां से बैलेंस यूज करना है, बाकी मैं पीएनएल से यूज करूंगा। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल अब देखो जर्नल एंट्री यहाँ क्या होगी, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट रुपीज इज इन लैक्स। ठीक है। अब जर्नल एंट्री समझो यहाँ क्या है, ये ईयर 3 है, 1 अप्रैल ईयर 3। सर सबसे पहले डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में से पैसा निकलेगा, जितना भी पैसा जितना भी बैलेंस उसमें बचा हुआ था सबसे पहले वो वहां से निकलेगा, वो है 8 लाख। ये मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में नीचे बता दिया है। एक्सेस कहाँ से निकलता है बाकी का, फिर पीएनएल में से, वो हो गया फर्दर 8 लाख। टू टू मेरा बैंक अकाउंट बीइंग ग्रांट रिफंडेड। समझ में आई जी बात। टोटल किया 16 लाख, 16 लाख, काम खत्म। आगे मुझे डेप्रीसिएशन के लिए बताना पड़ेगा। फर्दर बुक वैल्यू वुड रिमेन सेम, बुक वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर रिफंड ऑफ ग्रांट would remain same, that is कितना बुक वैल्यू होगा बेटा, कंप्यूटेशन यहां पे करके बताओ। 40 लाख रुपीस का मेरा एसेट आया था, 40 लाख में से मैंने 2 साल का डेप्रीसिएशन माइनस करना है, 40 लाख माइनस 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स इनटू 2 ईयर्स। ये 2 साल का डेप्रीसिएशन मैंने माइनस कर दिया यहाँ से, कंप्यूटेशन कर लो।
32 डिवाइडेड बाय 4, मतलब हर साल का 8 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन है, 2 साल का 16, और ये माइनस करके ये 24 लाख पे कंटिन्यू करेगा। बुक वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर रिफंड ऑफ ग्रांट वुड रिमेन सेम, दैट इज 24 lakhs, एंड डेप्रिसिएशन per annum would be rupees 8 lakhs। जब पैसा एसेट अकाउंट में कम हुआ ही नहीं था, तो रिफंड जब होगा तो एसेट अकाउंट पे कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं। एकदम सिंपल बात, एकदम सिंपल हो गई। जी हाँ सर जी। और एसेट अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया तो क्या मेरे डेप्रीसिएशन पे कोई इंपैक्ट आएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, डेप्रीसिएशन भी वहीं का वहीं रहेगा। चलिए जी, आई होप मेरे बच्चों ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस कर कर जाइएगा। रिफंड स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो है कि समझ में आना चाहिए, और आपको पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सर ये रिविजनरी जो सीरीज़ होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सर, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। टारगेट याद रखिएगा 500 लाइक्स का है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन दोज लाइक्स। वीडियो अगर आपने देखा पसंद आया ज़रूर से लाइक करिए, और अगर आप लोग फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं तो आप आई विजन के लिस्टेड कोर्सेज को हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप से खरीद कर अपने पास फुल इन डेप्थ लर्निंग ले सकते हैं विद अ प्रिंटेड बुक, हैंड रिटन नोट्स, मेंटरिंग, आर full videos with unlimited views, and PYQ, RTP, MTP, ICI modules solved in class, giving the tips on presentation as well। हम बिल्कुल प्रेजेंटेशन के मुताबिक सॉल्व करते हैं, क्लास में कोई प्री रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस नहीं चलते कि PDF लगा के PPT लगा के उसको एनिमेट कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरीके से हम लोग अपने क्लासेस में भी सॉल्व करते हैं एक एक चीज़ को। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में अगले यूनिट के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।